हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एफ ट्रिपल ई विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम देखेंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस पेपर्स का हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस के किन पर्टिकुलर पोर्शंस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने देखा है कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर विषय में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है या उस पर्टिकुलर विषय को क्लियर करने के लिए वो कई सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका पेपर आसानी से निकल जाए। पहला टारगेट जो स्टूडेंट्स का होता है वो यही होता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से हम निकाल लें, हम पास कर लें। तो उस अप्रोच को ध्यान में रखकर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी फिगर आउट करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कम से कम आप फोकस करके अगर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम मार्क्स लाने की आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है या बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस करें। हमें सिलेबस पूरा ईमानदारी से करना चाहिए, सभी एरियाज़ को पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स में जहां हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने सिलेबस को स्टडी किया है तो बहुत डेप्थ है। दो ब्रांच के अलग अलग विषयों को एक एक यूनिट के अंदर समाहित करके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जोड़ा गया है। तो वो डेप्थ कई बार स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में एटलीस्ट हमें पता हो कि इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम उन पॉसिबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर के पैटर्न पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आरजीपीवी की एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, और ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पेपर्स पर, सिलेबस पर और उसके एनालिसिस पर। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, डिप्लोमा डिवीजन की वेबसाइट से हमने ये सिलेबस डाउनलोड किया है। आप भी डिप्लोमा की वेबसाइट पर rgpvdiploma.in पर जा कर के इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जब फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करते हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में ओवरऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। तो ग्रुप बी के सब फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने ये सिलेबस लिया है। हालांकि सभी ब्रांचेस को यही सिलेबस फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, सिलेबस को, ओवरऑल सिलेबस को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1 अगर हम देखें तो ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल है, फिर ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट, देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, एसी सर्किट्स एंड ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स। तो ओवरऑल 6 यूनिट ये होती है। पेपर की अगर हम बात करें तो देखिए, डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पर ये हमने कुछ स्कैन क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए रखे हैं। फर्स्ट 2022 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुई थी उसका एक क्वेश्चन पेपर हमने वो लिया है। उसके बाद में 23 में जो एग्ज़ाम मई जून में हुई है, जिसमें बैक के स्टूडेंट भी बैठते हैं और कुछ ब्रांचेस के रेगुलर स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो पेपर लिया है हमने। और तीसरा पेपर अभी रिसेंटली जो दिसंबर में हुआ है, दिसंबर 23 में जो हुआ है, वो हमने यहाँ पर लिया है। मतलब 3 क्वेश्चन पेपर्स एआईसीटी के नए मॉडल करिकुलम सिलेबस के लागू होने के बाद जो 3 पेपर हुए हैं, उन 3 पेपर को मैं यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन पेपर जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं स्क्रीन पर कई बार आप अगर उस पेपर को अगर डिटेल में आप देखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके और पेपर्स को आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ध्यान से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर पोर्शन में सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो पर्टिकुलर पेपर की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पैटर्न क्या रहा है अभी तक। तो जनरली यही पैटर्न अभी तक फॉलो किया गया है। कुल 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 6 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 6 प्रश्न। 6 प्रश्न में से पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जो कि कंपलसरी है। मतलब आपको पेपर में इस टाइप से आप देखेंगे तो पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेंगे। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आपको कंपलसरीली अटेम्प्ट करना है। और अभी तक जो पैटर्न आया उस पैटर्न में
5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, मतलब 10 नंबर आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये अनिवार्य होता है और उसके बाद जो बचे हुए 7 प्रश्न हैं उन 7 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम इस चीज़ को समझें कि जब कोई सब्जेक्ट वैरायटी वाला हो या आप उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं या कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी हो। जैसे अगर इस टाइप के वास्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें जिसमें बहुत कुछ डिटेल में हमें पढ़ना है, देखिए फर्स्ट अप्रोच अच्छे मार्क्स लाने की पहली अप्रोच तो ये होती है कि आप पूरा सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ नोट्स बना लीजिए और फिर आप एग्जाम में प्रिपेयर करके जाइए, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में, क्योंकि किस डेप्थ तक मुझे जाना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सिलेबस देख करके और क्वेश्चन पेपर्स देख करके समझ में आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर पेपर की बात करें तो इस पेपर में देखिए जो आगे के जो क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस की हम बात करें वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ABC करके आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं और टोटल 12 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं, मतलब आगे देखिए आप सारे क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए वही 6 4 10 2 12, फिर 4 5 6 7 8 सभी क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं कि 12 नंबर के प्रश्न हैं। मतलब आप कुल मिलाकर के यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 70 है, 3 घंटे का पेपर होता है। 70 मार्क्स आपके कैसे हो रहे हैं, 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव और बाकी जो 5 प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे वो 12 नंबर का एक प्रश्न हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जब हम इस टाइप के पैटर्न में चलते हैं तो इस टाइप के पैटर्न में आप ये देखेंगे कि हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं से भी देखें, किसी भी स्टाइल में अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा समझ में आना चाहिए कि 12 नंबर का कम से कम हर यूनिट में से पूछा जाएगा, किसी यूनिट में से एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पर पर्टिकुलर 6 यूनिट, इस पर्टिकुलर सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में आपके पास में 6 यूनिट है और 6 यूनिट में अगर उसे 7 क्वेश्चन देना है तो यहाँ हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और साथ ही साथ जनरली पेपर जो सेटर्स होते हैं वो पेपर सेटर्स कई बार एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से शॉर्ट नोट्स वाला दे देते हैं जिसमें लगभग 3 अगर शॉर्ट नोट दे दी तो 3 यूनिट कवर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं पूरा सिलेबस पूरे सभी यूनिट्स करके जाता हूँ तो भी मुझे सभी यूनिट में से अटेम्प्ट नहीं करना होता है। मतलब मेरा अटेम्प्ट, चूंकि मुझे 5 क्वेश्चन ही आगे करने हैं, इसलिए मेरा अटेम्प्ट 5 यूनिट में से ही होने वाला है। तो कई बार जब आप सेलेक्टिव स्टडीज़ करते हैं तो उस वक्त आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर यूनिट को से आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो जिन यूनिट्स को आप पढ़ रहे हैं, अगर हर यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आप उस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट, एक यूनिट को जब आप टारगेट करते हैं तो उस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस को आप टारगेट करिए। क्योंकि अगर आपने वहाँ कुछ ऐसे पोर्शंस छोड़ दिए, मतलब आप थोड़ा थोड़ा अगर हर यूनिट से कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़े थोड़े में आपका काम ना बने। तो आप कुछ पोर्शंस पर अच्छे से टारगेट करें, ऐसे किसी कुछ यूनिट्स को आप इस टाइप से टारगेट कर लें कि आपको मिनिमम मार्क्स लाने के लिए उस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपके अच्छे से कवर हो जाए ताकि आप मिनिमम मार्क्स ला सके। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, हम हर यूनिट को एनालिसिस करते चलते हैं और साथ ही साथ हर यूनिट से कुछ क्वेश्चंस निकाल करके हम उन क्वेश्चंस को एनालिस्ट भी करते चलते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि किस पर्टिकुलर यूनिट से कौन से पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। तो देखिए जैसे फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए व्हाट इज पैसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय अवयव क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। वोल्टेज और धारा के आदर्श और व्यवहारिक स्रोत के संबंध में संक्षेप में लिखिए। राइट इन ब्रीफ अबाउट आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और फिर ड्रॉ द सिंबल एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग जेनर, ट्रांजिस्टर और सीमोस। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगले यूनिट से है। मैं अगले पेपर पर चलता हूँ। इस पेपर में अगर हम आते हैं तो इस पेपर को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सीधे सीधे नाम पूछा है। सिंबल्स पूछे हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी के और उनके एप्लीकेशंस पूछे हैं। फिर करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में एग्जाम्पल भी पूछा है और उनके बारे में
डिटेल में लिखने के लिए या परिभाषित करने के लिए पूछा है। फिर हम थर्ड पेपर पर चलते हैं। तो देखिए थर्ड पेपर में अगर हम देखें तो थर्ड पेपर में प्रतिरोध को परिभाषित करना है, फिर एफईटी, सेमीकंडक्टर, डायोड, मॉस, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इनके उपयोग हमें लिखना है। तो देखिए अब मैं सिलेबस पर आता हूँ। 3 पेपर है, तीनों पेपर का एक क्वेश्चन, जो पहली यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आपको पूरा तीनों ही पेपर में जो पूछा गया है वो लेकर के बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए सिलेबस को हम एनालाइज करते हैं। सिलेबस के एनालिसिस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला टॉपिक है पैसिव एक्टिव कंपोनेंट, इस पहले टॉपिक से या तो एग्जामिनर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर में से किसी एक के बारे में पूछ रहा है या पैसिव कंपोनेंट्स के नाम के बारे में पूछ रहा है। ये पैसिव कंपोनेंट्स है और ये जो पर्टिकुलर है ये एक्टिव कंपोनेंट्स है सीमोस तक, और इनके एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में है। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है वो दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर आइडियल और प्रैक्टिकल करंट और वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछा गया है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अभी तक जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सिर्फ यही हैं पहले यूनिट से। और देखिए यहाँ पर अगर आप इसको डिटेल में देखें, डेप्थ में देखें, तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ को हम दिमाग में रखते हुए आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के कुछ क्वेश्चंस निकाल करके हम आपको एनालिस्ट करते हैं, बताते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 1 से अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है वो हो रहा है आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली बन रहा है वो बन रहा है एक्टिव एलिमेंट, जिसमें आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फिर एफईटी हो गया, फिर आपका मॉस हो गया और सीमॉस हो गया। इनके सिंबल्स पूछे हैं, इनके एप्लीकेशंस पूछे। देखिए अगर आप उसको फिर से एक बार आप यहाँ पर आकर के इस चीज़ को समझे तो यहाँ पर देखिए उन्होंने इनके एप्लीकेशंस एक वर्ड सीधे ही दिया हुआ है। तो एप्लीकेशंस आपसे इनके सिंबल्स के साथ एप्लीकेशंस आपको ज़रूर से करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ बेसिक डिफरेंस आएगा। एक स्टूडेंट जिसको 100% मार्क्स अचीव करना है, उसके लिए डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉस, सीमॉस के सिंबल्स और एप्लीकेशन से काम उसको नहीं बनेगा। हो सकता है कभी कोई बहुत टफ पेपर बनाने वाला पेपर सेटर आपसे डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ ले, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जिसको डेप्थ एनालिसिस करना है, जिसको डेप्थ पढ़ना है, जिसको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, उसको नो डाउट सारा सिलेबस पूरा लाइन टू लाइन करके जाना ही चाहिए। लेकिन हाँ, जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स है, जिनका टारगेट ये है कि मुझे किसी भी तरीके से इस पेपर को सिर्फ निकालना है या पास करना है, उनके लिए ये स्पेसिफिक अप्रोच मेरे हिसाब से हेल्पफुल रहेगी और यही ध्यान में रख करके हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले यूनिट में से पहले तो इन 2 क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे से फोकस कर ले। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है, देखिए, आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज और करंट सोर्सेस, आइडियल, प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। अब देखिए चूंकि आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्सेस लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसके साथ में आप इसको अथवा के लिए या इसके एंड के लिए आप एक और चीज याद रखें, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक छूट रहा है। मेरे हिसाब से जल्दी ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर भी, सोर्सेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप मान के चलिए। और देखिए इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन का लेवल अगर हम देखें तो क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है, मतलब आपसे बहुत ऊपरी तरीके से पूछा जा रहा है। और ऊपरी तरीके से पूछे जाने के पीछे कारण है, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपसे फर्स्ट ईयर में इतना डेप्थ में एनालिसिस की उम्मीद नहीं की जाती है, इसलिए आप ऊपरी तौर पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज में सिंबल्स लेकर के, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओवल शेप में प्लस माइनस एरो होता है, यहाँ पर डायमंड शेप होता है, इस टाइप से। मैं अभी पढ़ाने में, स्टडीज़ में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर डिटेल में कंटेंट अगर आपको देखना है तो कंटेंट देखने के लिए आप मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज़ के वीडियोस जरूर से देखें। तो ये 3 क्वेश्चंस आप यूनिट 1 से कर लीजिए। मेरे हिसाब से अभी तक के ट्रेंड्स को देखते हुए आपका 12 नंबर का एक अटेम्प्ट लगभग पूरा इस पर्टिकुलर पोर्शन में हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 12 में से 10 नंबर का मिले, या हो सकता है कि आपको
8 नंबर का मिले, लेकिन 8 नंबर मिनिमम आपको इसमें से मिलने ही मिलने हैं और आप यहाँ पर एक 8 नंबर मिनिमम ला करके आपके पास होने की तरफ एक अच्छा कदम उठा लेते हैं। अब मैं यूनिट नंबर 2 पर चलता हूँ। तो जैसे देखिए हमने यूनिट नंबर 1 पर पहले क्वेश्चंस को देखा, उसी टाइप से अब हम यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने पेपर्स में और पहले पेपर पर फिर से आते हैं। पहले पेपर में हम देखिए, आपको ये पेपर्स, आप पूरा डिटेल में पेपर देखना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में कोशिश करूंगा पेपर्स आपको अवेलेबल करा दूं, अदरवाइज आप बेहतर होगा कि आप वीडियो को पॉज करके और देख लें। दूसरे वाले जो आपका यूनिट है उसमें से देखिए यहाँ पर पूछा है ऑपरेशनल प्रवर्धक या ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंशियल एम्पलीफायर को सर्किट डायग्राम बना करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से एक्सप्लेन करना, पहला क्वेश्चन। फिर सेकंड पेपर पर हम आते हैं। सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पर देखें, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के विन्यासों को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया। आप देखिए मेरा वीडियो लेक्चर, आप वहाँ पर देखेंगे कि ये जो टोपोलॉजीज है, इन टोपोलॉजीज में बहुत ही आसानी से आपको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या टोपोलॉजीज होती है उनके बारे में आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है और 10 नंबर में पूछा गया है। फिर देखिए इसके बाद में अगर अपन देखें अगले पेपर पर चलें तो तीसरे पेपर में देखिए, तीसरे पेपर में वर्चुअल ग्राउंड क्या है, उसके बाद आइडियल प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है और एक इंटीग्रेटर का सर्किट आपको बना करके बताना है कि ये कैसे काम करता है। तो सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस एक बार देखें हम अच्छे से। सिलेबस देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटा सिलेबस है इस पर्टिकुलर यूनिट का। इस पूरे सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर यूनिट का सिलेबस सबसे छोटा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑप एम्प, पहला ही टॉपिक यही लिखा हुआ है। तो पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो गया कि आदर्श एम्पलीफायर क्या होता है और उसकी विशेषताएं, जो कि हमने एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर भी बनाया जिसमें ये 101% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तीनों ही साल पूछा गया है और आप मान के चलिए मेरे हिसाब से तो कि इस बार भी पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बना है, जो पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। और तीसरा प्रश्न इनमें से एक आया है, अभी तक इंटीग्रेटर आया है। तो देखिए जो हमने शुरुआती दौर में आपको बताया या समझाया कि इस पर्टिकुलर यूनिट या किसी भी पर्टिकुलर यूनिट की जब आप बात करते हैं तो उसके सब सारे कंटेंट को आपका कवर करने का भी एक टारगेट होता है। तो यहाँ अगर इस पर्टिकुलर यूनिट में हम देखें तो आप अगर आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन लूप क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं और ये 4 एप्लीकेशन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ के जो 12 मार्क्स है, ये 12 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस यूनिट को जब हमने डिस्कशन किया तो मैंने आपसे कहा कि अगर उस स्ट्रेटेजी से आप चलते हैं तो 8 से 12 नंबर आप ला पा रहे हैं। लेकिन उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जब आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन याद करते हैं तो उन 4 क्वेश्चन में आप 12 नंबर का पूरा अटेम्प्ट आपका ले सकते हैं। और अगर 12 नंबर का अटेम्प्ट ये हो जाता है, 8 नंबर का अटेम्प्ट ये हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 ऑब्जेक्टिव है उसमें से अगर आप 3 ऑब्जेक्टिव भी 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाते हैं और 3 ऑब्जेक्टिव भी, वो भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, अगर वो 3 ऑब्जेक्टिव भी आप 5 में से सही कर देते तो 6 नंबर वहाँ पर हो गए, लगभग 24 नंबर ही हो गए, लगभग 30 नंबर का आपका अटेम्प्ट हो गया। और 70 नंबर के पेपर में 23-24 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पहुँचते पहुँचते ही आप पास हो गए। अब मैं आगे जब अब हम बात करेंगे तो अब हम स्कोरिंग की बात करने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट है आप इस चीज़ को समझेंगे, किसी भी पेपर को आप किसी भी सब्जेक्ट में जब एनालिसिस करें तो इसी टाइप से एनालिसिस करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लें, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालें, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एरियाज को पहले एक्सप्लोर कर लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक यूनिट पर आप पहले ये फोकस करें कि उस यूनिट को पूरा का पूरा मुझे करना है। तो जब मैं इस यूनिट को पूरा करने का टारगेट बना लूंगा तो मेरे ये 12 नंबर मुझे 101% पूरे के पूरे वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। इस 12 में से कोई भी प्रश्न मेरा नहीं छूटेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो इस यूनिट से मुझे इंपॉर्टेंट आपको अपनी शीट के अंदर नोट कर देने चाहिए। पहला क्वेश्चन जो अभी हमने देखा वो है आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये आइडियल ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान के चलिए हमेशा पूछी जाती है और ये आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के वाइवा में भी आपसे पूछी जाएगी। दूसरा जो है ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस, कौन कौन से ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो देखिए ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस बहुत आसान है। आप हमारा वीडियो देखें जिसमें हमने क्लियरली बताया है कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब सीधे अगर आपने कोई फीडबैक नहीं लगाया है तो 3 कॉन्फ़िगरेशंस में आपका ऑप एम्प वर्क करेगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के केस में या तो आप इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट देंगे और नेगेटिव फीडबैक यूज करेंगे, तो वो 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको उसमें याद रखने हैं। तो इस टाइप से आप ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को समझ लें और वीडियो पूरा देख करके इसको लिखना अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उन एप्लीकेशंस पर है जिसमें 4 एप्लीकेशन है। तो देखिए मैं इसको अलग क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पर लिखूंगा कि एम्पलीफायर अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे एम्पलीफायर बनाऊं, मुझे एडर बनाना है तो मैं एडर कैसे बनाऊं, मैं इंटीग्रेटर कैसे बनाऊं और मैं डिफरेंशिएटर कैसे बनाऊं। तो बस ये जो 4 एप्लीकेशन है, ये 4 एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन ये 5 और एक 6 प्रश्न आपको इस यूनिट नंबर 2 से प्रिपेयर करने हैं। और ये 6 प्रश्न आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका इस यूनिट का अटेम्प्ट 100% हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यूनिट 2 आपका वो एरिया हुआ जहां से आप स्कोर करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर। तो देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ 6 प्रश्न निकाले और मेरे हिसाब से आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 99% के आसपास हो गई। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप पास तो हो ही सकते हैं। और हमें सिर्फ पास होने पर नहीं रुकना है, हमें अच्छे मार्क्स लाना है। तो अब हम यूनिट नंबर 3 पर बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 देखिए, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले सिलेबस को देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए यहाँ पर जो अब चौथा क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं सबसे लास्ट वाले पेपर पर पहले चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल गेट क्या होता है ये पूछा है, टीटीएल गेट को ब्रीफ में समझाना पूछा है, और काउंटर्स क्या है और अप डाउन काउंटर पूछा है। फिर आप सेकंड पेपर पर आए तो इस पेपर पर अगर हम देखें यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, 3 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, डी मॉर्गन्स प्रमेय क्या है। फिर ड्रॉ सिंबल्स, राइट बूलियन एक्सप्रेशन एंड मेक ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एंड और नॉर नैंड, और रिपल काउंटर पूछा है। फिर देखिए जो फर्स्ट पेपर था उस फर्स्ट पेपर पर हम आ जाते हैं। फर्स्ट पेपर पर अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, रिपल काउंटर को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए। तो यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा डेप्थ हो गया है। यहाँ उसने कई सारे डायरेक्शंस में क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका जो मुझे मतलब बार बार पूछे जाने लायक दिख रहा है वो है गेट का फंक्शनल अप्रोच, या गेट लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। उसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका काउंटर। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 काउंटर लिखे हुए हैं, एक रिपल काउंटर, अप डाउन काउंटर और डिकेट काउंटर। 3 काउंटर में से एक बार डिकेट काउंटर पूछा गया है, एक बार रिपल पूछा गया और एक बार अप डाउन पूछा गया। मतलब ये 3 काउंटर और एक क्वेश्चन आपका कम से कम यहाँ पर आप फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम या गेट्स के जो ट्रूथ टेबल है और सिंबल्स है उनको आप बनाना सीख लें, उनको आप याद कर लें। तो मेरे हिसाब से आपका एक पोर्शन मतलब एक जो क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन में लगभग देखिए रिपल काउंटर अगर पूछा जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो आप देख सकते हैं रिपल काउंटर कितने मार्क्स में पूछा गया है। रिपल काउंटर कम से कम 6 मार्क्स में पूछा गया है। अगले वाले पेपर में अगर आप देखें तो काउंटर जहाँ पूछा गया है वहाँ पर काउंटर यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर में, और लास्ट वाले पेपर में अगर हम देखें तो काउंटर्स पूछा गया है 6 नंबर में। मतलब ये मान के चलिए कि 6 नंबर का एक प्रश्न आपका कंप्लीट कवर हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस में, इस पर्टिकुलर 3 चीज़ों को अगर हम याद कर लेते हैं तो उन 3 चीज़ों को याद करके 6 नंबर का अटेम्प्ट आपका लगभग फिक्स हो रहा है। क्योंकि आप मान के चलिए कि काउंटर से पूछा ही पूछा जाएगा, या नहीं पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट में आ जाएगा, लेकिन काउंटर तो आना ही आना है। 3 में से कोई एक आना है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से रिपल की बनती है, फिर डिकेट की बनती है और फिर अप डाउन काउंटर की बनती है। तो आप इसी क्रम में पहले रिपल याद कर लें, और सभी लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। बहुत आसानी से आप उनको वीडियो लेक्चर्स देखें, बहुत आसानी से पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ से आप उनको समझ करके याद करके और एग्ज़ाम में जाएं।
तो ये वो हो जाएगा आपका पोर्शन, जिस पोर्शन से आपका एक क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। मैं इसको एनालिस्ट कर लेता हूँ। तो यूनिट नंबर 3 की जब हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर 3 में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से काउंटर पर आप फोकस करें, और इस काउंटर में आप तीनों ही काउंटर कर लें। डिकेड कर लें आप, रिपल कर लें आप, और अप डाउन भी कर लें। तो ये तीनों ही काउंटर आप कर लें। दूसरा, आप लॉजिक गेट्स की ट्रूथ टेबल और सिंबल्स, लॉजिक गेट के ट्रूथ टेबल और सिंबल्स आप कर लें मिनिमम। ये मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है तो पूरे वीडियो लेक्चर्स हमने बना करके यहाँ दिए हैं, आप उन पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखें और पूरे मार्क्स लेकर के आए। हमारी भावना यही है। लेकिन फिर भी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, और कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी टाइप से निकाले जाते हैं। हम यहाँ पर आपको हर पेपर को लेकर के इस टाइप से डिटेल में इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इस टाइप से अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स हमारे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें, देखिए तो यूनिट नंबर 4 में फिर से हम लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर, यहाँ चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पेपर पर ही आ जाते हैं हम फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो आएगा, देखिए वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। वहाँ पांचवा जो क्वेश्चन है, देखिए डिफाइन पावर एंड एनर्जी, फेराडे लॉ और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट को कंपेयर करना। गुड। फिर अगले पेपर में देखिए, अगले पेपर में जब हम चलते हैं तो वही पावर, एनर्जी, फ्लक्स डेंसिटी, पोटेंशियल, एमएमएफ, रिलक्टेंस को परिभाषित करना, उसके बाद फेराडे का लॉ और विद्युत और चुंबकीय परिपथ को कंपेयर करना। गुड। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट पेपर पर चलते हैं। लास्ट पेपर में देखिए यहाँ से 5th वाला लेंज का नियम, फिर ये आपका स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में डिफरेंस लिखना और बीएच कर्व को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर यूनिट में, ये पर्टिकुलर यूनिट में आपका सिलेबस बहुत सारा आपको दिख रहा है, लेकिन ये सभी ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये सिर्फ डेफिनेशन वाला पोर्शन है। इसकी डेफिनेशंस अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन, आपका जो इनिशियल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, 2 बार आपका फेराडे लॉ पूछा गया और 1 बार लेंज लॉ पूछा गया है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। फेराडे ही पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन आप लेंज लॉ भी साथ में कर ले, क्योंकि लेंज लॉ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा फेराडे है, फेराडे लॉ के से रिलेटेड ही लेंज लॉ है डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। और तीसरा जो प्रश्न पूछा है, एक बार इन ईएमएफ में डिफरेंस पूछा है और एक बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस पूछा है। तो स्टूडेंट्स यही 5 प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए। पहला प्रश्न, अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 4 से, तो यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बन रहा है, फेराडे लॉ, और दूसरा हो जाएगा आपका लेंज लॉ। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है बेसिक डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस दे रखी है, सारे डेफिनेशंस आप याद कर लें। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस वाला। अब ये डिफरेंस यहाँ पर किस किस में है, देखिए 2 ही पॉइंट है। एक आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या सर्किट्स में है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में, और दूसरा जो डिफरेंस पूछा है वो स्टैटिस्टिकली और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में। ईएमएफ जो है आपके दोनों स्टैटिस्टिकल और डायनेमिक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये 3 प्रश्न आप यहाँ से कर लीजिए। इस 3 प्रश्न को करने के बाद में आपको यहाँ पर 8 से 12 नंबर का अटेम्प्ट 101% मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब पहली यूनिट में मैंने बात की तो 8 से 12, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे 12 नंबर की, और इस पर्टिकुलर यूनिट में मैं 8 से 12 में आ गया हूँ। अभी आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, और इन यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर आप अगर इतना करके जाते तो मिनिमम 6 नंबर तो आपको आ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास में देखिए, अगर आप देखें तो कम से कम, अगर कम से कम भी आप लेकर के चलें तो 12, यहाँ पर 8 आप ले लें तो 20, और 8 28 और 6 34 नंबर का आपका अटेम्प्ट हो जाता है। मतलब ये है कि आपका लगभग पासिंग वाला मार्क्स वाला जो काम है वो यूनिट 4 तक आते आते इतना स्टडी करने के बाद में कवर हो जाता है। फिर भी
आप स्टडीज़ कंटिन्यू रखें। अब हम यूनिट नंबर 5 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 5 में हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं और क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे गए हैं। ये आपका एसी सर्किट है। फिर से देखिए एसी सर्किट में भी डेप्थ है। आप यहाँ पर देखिए इनिशियली साइकिल, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक, ये सारी डेफिनेशंस है। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक, इंपेडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर क्या होता है, ये सारा आपका डेफिनेशंस है और ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है वो वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप है स्टार डेल्टा कनेक्शन के। फिर एसी इन सीरीज आरएल और पैरेलल सर्किट में। तो देखिए ये डिटेल है, ये डेप्थ है, आपको इसको डिटेल में याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आपको इसी फ्लो में इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। पहले डेफिनेशंस आप अच्छे से कर लें, फिर आप फेजर रिप्रेजेंटेशन देख लें, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट वेव फॉर्म्स के, फिर वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप देख लें आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन में, फिर एसी आप देखें सीरीज और पैरेलल सर्किट में। तो कुल मिलाकर के ये यूनिट थोड़ी टफ यूनिट है क्योंकि डेप्थ है और बहुत कुछ आपको इसमें याद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सॉरी इस बार हम पेपर को दिखाना भूल गए आपको, पहले हम पेपर पर चलते हैं। देखिए पहले पेपर भी देख लीजिए आप। पहले पेपर में आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर यूनिट से अगर हम बात करें तो देखिए एसी परिपथ में विभिन्न प्रकार की शक्ति को सूत्र सहित लिखिए। राइट डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स इन एसी सर्किट। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर वही डेफिनेशन। डिफाइन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर। सेकंड पेपर में अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड पेपर में, इस पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्योंकि इस यूनिट से 6 नंबर पर आया, वही डिफाइन किया है एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, एवरेज, फॉर्म फैक्टर, और फिर एक क्वेश्चन दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दिया है, कुछ आरएलसी के मान दे दिए हैं आपको और उन आरएलसी के मान की सहायता से करंट, पावर व एक्टिव पावर निकालना है। रिएक्टिव पावर भी पूछ सकते हैं, पावर फैक्टर पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप पूछा है आर और एल में। मैंने आपको कहा थोड़ा सा इसमें डेप्थ, अलग अलग डेप्थ में एग्जामिनर जा सकते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से जब तक आप थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करके नहीं जाएंगे, यहाँ पर फिर से देखिए डेफिनेशंस पूछी है, पावर ट्रायंगल पूछा है और आरएलसी सर्किट में इम्पीडेंस का सूत्र पूछा है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है अगर इसमें आपको डिटरमाइन करना है, इमेजिन करना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। तो यहाँ थोड़ा टफ है यहाँ, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जब एग्जामिनर स्टार्ट करता है, पेपर सेटर स्टार्ट करता है, तो डेफिनेशंस डेफिनेटली इस यूनिट में भी पहले दी हुई है, तो डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए मेरा पहला जो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो मेरे हिसाब से डेफिनेशन ही रहेगा कि आप बेसिक डेफिनेशन सारी कर लें। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इनके आप अच्छे से कर लें। पावर आप अच्छे से देख लें, इस टाइप से डेफिनेशंस आप अच्छे से कर लें। फिर एक टॉपिक चूंकि स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ये पूछा भी गया है एक बार, वोल्टेज और करंट रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको सेकंड नंबर पर रखें। वोल्टेज और करंट रिलेशन स्टार और डेल्टा कनेक्शन में, ये आप दूसरे नंबर पर रखें, इसको आप दूसरे नंबर पर रख करके प्रिपेयर करें। और तीसरे नंबर पर आप लेकर के चलें आपका जो पर्टिकुलर आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट्स है, इन सर्किट्स के एसी सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के रिलेशनशिप्स, वोल्टेज करंट के रिलेशनशिप और अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो डेफिनेशंस है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए इंडिपेंडेंटली वोल्टेज करंट के क्या रिलेशंस होते हैं, उसके बारे में डिटेल आप पढ़ें। और अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं तो इस टाइप से आप इसको प्रिपेयर करें। अदरवाइज अगर आप ये दो क्वेश्चन मुझे आसान दिख रहे हैं, अगर आप इन दो क्वेश्चंस को मिनिमम करके जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। और 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है तो ये वो प्रश्न होगा जिसे शायद आप छोड़ देंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 को अगर आप इतना डेप्थ में करके जा रहे हैं, जहां आपको ज़्यादा नंबर का अटेम्प्ट मिलने की संभावना है, तो यहाँ हो सकता है आपको कम नंबर का अटेम्प्ट मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइप के जो पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न में हम ऐसा ही फॉलो करते हैं कि जो कम नंबर जहां आने की संभावना है उस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कि यूनिट नंबर 5 का आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको प्रिपेयर करके ना जाए, आपको प्रिपेयर करके इतना तो जाना ही जाना है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि इसमें आपसे कम नंबर का पूछा जा रहा है तो फिर आपको वहां पर ड्रॉप करने होंगे। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने, तो 2 क्वेश्चन आपको ड्रॉप करने होंगे। तो एक क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है यूनिट नंबर 5 से, उस क्वेश्चन को आप ड्रॉप करेंगे। ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन भी देखिए थोड़ा सा डेप्थ में यूनिट है, डिटेल में यूनिट है।
आप इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर यूनिट में पहले मैं देखिए क्वेश्चन पेपर्स पर आता हूं, ताकि हम क्वेश्चन पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपेयर करके ही लेकर के चलें। पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, उसके बारे में पूछा है। बेसिक प्रिंसिपल पूछा है ट्रांसफॉर्मर का, और डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मशीन्स के बारे में पूछा है। इसके बाद जो पेपर हुआ है उस पेपर की अगर हम बात करें, इससे ठीक पहले वाला जो पेपर है उसमें देखिए 2 क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर यूनिट से पूछे गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन इसी यूनिट से आए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, ये तो मिक्स्ड है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये मिक्स्ड है। ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की यहाँ पर कंटिन्यू हुई है 8th क्वेश्चन में। अदरवाइज ये 7th क्वेश्चन जो है जिसमें आपको ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल वर्किंग पूछी गई है, कंस्ट्रक्शन पूछा गया है, और साथ ही साथ में आपसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया है। तो मोटर देखिए अपने आप में एक इन डेप्थ टॉपिक हो जाता है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उसमें कितना डिटेल में पढ़ के जा पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए फिर से डीसी मोटर पूछा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स पूछा है, और फिर ईएमएफ पूछा है ट्रांसफार्मर के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस में अगर हम पढ़ें तो पहला चीज़ दिया हुआ है जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, जनरल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स, है ना। फिर ईएमएफ के इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी है मोटर्स की, और बेसिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर्स। तो देखिए मोटर में डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, इस टाइप से बहुत ज़्यादा डेप्थ में लिखा हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाने की संभावना भी कम ही बनती है। तो जो जनरल क्वेश्चन यहाँ से बन करके आ रहा है वो जनरल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल। तो यूनिट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 6 में आप जो पहला क्वेश्चन करें ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक वर्किंग क्या है, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आप इसको कर लेते हैं और इसके साथ दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर सिलेबस पर आप फोकस करिए। दूसरा प्रश्न अगर हम ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का, मतलब हम दूसरा जो प्रश्न ले रहे हैं वो है ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये अगर हम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप लगभग 6 नंबर का अटेम्प्ट यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। तीसरा प्रश्न अपन डीसी मोटर्स के बेसिक्स को ले लेते हैं। डीसी मोटर्स क्या होती है, बेसिक इनके कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में ले लें। तो 8 से 12 की रेंज में आप यहाँ पर भी आ जाते हैं। और अब चूंकि ये हमने 6 यूनिट कवर कर लिए, और इन 6 यूनिट को कवर करने से मेरे पास 6 प्रश्न हो गए, और एक जो लास्ट वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है हर एक पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर 8 आपका शॉर्ट नोट जैसा ही है। तो जब आप शॉर्ट नोट की बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट नोट्स में पेपर एग्जामिनर जनरली ये करते हैं कि जहाँ से पोर्शन ज़्यादा छूट रहा है वहाँ से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से शॉर्ट नोट में जनरली कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है, यूनिट नंबर 2 से भी नहीं है। यूनिट नंबर 3 से पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 5 से पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 6 से पूछा जाएगा। तो अगर यूनिट नंबर 4 में से कोई चीज़ यहाँ से यहाँ छूट गई है और वहाँ पूछ ली गई है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का अंतर नहीं पूछा है उन्होंने, वहाँ पूछ लिया, यहाँ स्टैटिक डायनेमिक का पूछ लिया, तो ये आपके लिए और एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से पूछे जाने की संभावना यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 में से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर शॉर्ट नोट फिर आपकी किस्मत पर बेस्ड हो गया, अगर शॉर्ट नोट में आपने ये जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ आ गया, तो उस कंडीशन में आप इसको शॉर्ट नोट को भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर शॉर्ट नोट आप नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो भी देखिए एक क्वेश्चन आप पूरा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 से 8 से 12 नंबर, और यूनिट नंबर 6 में भी 8 से 12 नंबर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और अगर इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर पोर्शन में से इस सिलेबस में आप लगभग सभी चीज़ें आप आसानी से कवर कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। आपको ये जो पूरा कंटेंट और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे, साथ ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। मैं कतई ये नहीं कहता, मैं कभी भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करता हूँ कि आप लिमिटेड पढ़ के जाइए, आपके पास अभी भी समय है। आज मैं ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 तारीख को, और अभी इस पर्टिकुलर सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स चालू होने वाली हैं, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स, जो यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंगली 24 जून से शुरू होने वाली है फाइनल ईयर की। तो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि नियर अबाउट 5 जुलाई, 8 जुलाई, 10 जुलाई के आसपास चालू होगी। तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपने अभी भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू नहीं किया है तो वीडियो लेक्चर्स देखें, अपने टीचर्स से पूछें और पूरा सिलेबस करने की कोशिश करें। अगर आपको उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सब्जेक्ट को क्लियर करने में परेशानी आ रही है, तो आप इस अप्रोच को फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छे से निकले, आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।